दोस्तों यूट्यूब के ट्रिपली बैंक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। दो लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें, और एक थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर मैंने अपलोड किया है, अगर वो नहीं देखा तो वो देखें, क्योंकि आज का लेक्चर उस थ्योरी से रिलेटेड है। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, पहले वो वीडियो देखें फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल स्टार्ट होने वाला है 58 से 57 तक हमने अपलोड किया है सेकंड बीट पार्ट में, वो नहीं देखें तो वो देखो फिर यहाँ से चालू करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टार्ट ए सिंक्रोनस मोटर। बोल रहा है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केज डालते हैं। तो केज के द्वारा एज इंडक्शन मोटर ये वर्क करने लगता है। अगर हम लोग केज नहीं डालेंगे तो सिंक्रोनस मोटर को दो तरीके से स्टार्ट करते हैं, पहला केज डाल के करेंगे एज इंडक्शन मोटर, और दूसरा उसमें डैम्पर वाइंडिंग लगा के डाल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या। ए दिया डैम्पर वाइंडिंग, दो बी दिया स्टार डेल्टा, सी दिया डैम्पर वाइंडिंग इन कंजक्शन विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखिए डैम्पर वाइंडिंग तो सही होता है, लेकिन हम लोग जब इंडक्शन मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं किसी भी चीज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो इंडक्शन मोटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि स्टार्टिंग में जो है ना हमारा करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, तो हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं इस करंट को लिमिट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ भी, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को भी बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर का यूज करेंगे। तो हम लोग स्टार डेल्टा वाला स्टार्टर यूज करेंगे, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ नहीं रहता तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है, लेकिन हमारा ऑप्शन सी है क्योंकि इसमें एडवांस और लिखा हुआ है कि स्टार डेल्टा, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो 58 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 59 सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, व्हेन द रोटर स्पीड इज सिंक्रोनाइज्ड मशीन बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड। बोल रहा है कि जब हम लोग रोटर का स्पीड सिंक्रोनस मोटर का, तो बोल रहा है कि जब हम लोग रोटर का स्पीड को सिंक्रोनस मोटर का बढ़ा देंगे एज सिंक्रोनस स्पीड से ड्यूरिंग हंटिंग, मतलब हंटिंग वाला जब प्रॉब्लम अकर्स हो रहा है उस टाइम अगर हम लोग सिंक्रोनस मशीन का रोटर का स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ा देंगे, मतलब देखिए स्टेटर का स्पीड एनएस स्पीड से घूमता है, इसी को सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, रोटर भी इसी स्पीड से घूमता है सिंक्रोनस मशीन में। तो ये हो गया रोटर, ये हो गया स्टेटर, तो ये भी एनएस स्पीड से घूमता है ड्यू टू हंटिंग प्रॉब्लम। जब हम लोग लोड वेरिएबल करते रहते हैं सिंक्रोनस मशीन में तो क्या होता है, लोड एंगल बढ़ता जाता है, जिस कारण से रोटर जो है ना पीछे होता जाता है, और जितना ज़्यादा पीछे होता जाएगा उतना लैक ऑफ रोटेशन होता जाएगा। मतलब अगर हमारा इस डेल एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ये होता है हमारा डेल, अगर इसका वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो हमारा रोटर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, रोटर को हमारा जो मशीन है वो रोटर को घुमाने में असफल हो जाएगा। जिस कारण से क्या होगा, हंटिंग प्रॉब्लम आएगा कि जिस टाइम पे स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को घुमाने में, रोटर को घुमाने में असमर्थ हो जाए, उस एंगल को हम लोग कहते हैं डेल एंगल, और उस बीमारी को, मतलब उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं हंटिंग। तो बोल रहे हैं कि हंटिंग के टाइम में अगर हम लोग रोटर का स्पीड को एनएस स्पीड से ये घूम रहा है, ये भी एनएस स्पीड से ही घूमेगा, ठीक ना। तो अगर हम इसका स्पीड को बढ़ा दें, मतलब इस पार कर दें, तो ये जो हमारा डेल जो है वो नेगेटिव वैल्यू का आ जाएगा। तो जिस कारण से क्या होगा, हमारा जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर वो जनरेटर के जैसा वर्क करेगा, और उसका जो टॉर्क होगा वो जनरेटर टॉर्क हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, इंडक्शन मोटर टॉर्क, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए इंडक्शन जनरेटर टॉर्क यहाँ पे दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो 59 का हो जाएगा बी। अब 60 सवाल देखिए, पूछा एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर ओवर बाउंड राउंड इंडक्शन मोटर इज दैट। बोल रहा है कि हमारा ज़्यादातर एडवांटेज जो सिंक्रोनस मोटर का है वो एज़ कम्पेयर टू वाउंड टाइप का जो रोटर, मतलब जिसमें इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसमें को होगा स्लिप रिंग रोटर, जिसको हम लोग बाउंड रोटर बोलेंगे। बाउंड मतलब क्या होगा, वायर, जिस रोटर में वायर का यूज होता है उसको हम लोग बाउंड रोटर टाइप रोटर कहते हैं। और एक होता है केज टाइप, केज मतलब हो गया रॉड या पिंजरा, पिंजरा नुमा, केज मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा में क्या होता है, रॉड लगा होता है। तो जिस रोटर में पिंजरा नुमा स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग केज रोटर बोलेंगे, और जिसमें वायर का यूज करते हैं उसको हम लोग स्क्वायर केज या वाउंड रोटर बोलेंगे। तो बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का जो है एडवांटेज है, जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर से, दैट तो क्या एडवांटेज होगा, इट्स पावर फैक्टर में भी वेरी एट विल। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर में एक एडवांटेज क्या है कि इसका पावर फैक्टर को हम लोग किसी भी पावर फैक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब लीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लैगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है कि इसका पावर फैक्टर को हम वैरी कर सकते हैं, यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग, जबकि इंडक्शन मोटर में ओनली लैगिंग पावर फैक्टर होता है, जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। तो इसका एट सब सिंक्रोनस मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इट्स पावर फैक्टर में भी वेरी एट विल, हम लोग जैसा चाहें वैसा वैरी करवा सकते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा वो ए। अब 61 सवाल देखिए, पूछ रहा था मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर विच रिस्पेक्ट टू द स्टेटर इन पॉलीफेज मल्टीपोलर सिंक्रोनस मोटर रनिंग एट फुल लोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। बोल रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर है या पॉलीफेज मल्टीपोलर सिंक्रोनस मोटर जो है वो फुल लोड पे रन कर रहा है, तो उसका मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, मतलब रोटर का जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वो होता है 5 डिग्री। तो 61 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि जब सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पे रनिंग कर रहा है तो उसका जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है रोटर का, वो उसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे स्टेटर से तो 5 डिग्री होता है, ठीक। अब 62 सवाल सवाल क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज यूनिटी व्हेन, जब आर्मेचर का करंट लो होता है, द आर्मेचर करंट इज मिनिमम एट दैट टाइम सिंक्रोनस मोटर गिव्स
यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब हो गया कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टिव लोड लगा रहे, ना तो कैपेसिटिव लगा रहे हैं और ना ही इंडक्टिव। तो देखिए हमारा मोटर में इंडक्टिव लोड रहता है, क्योंकि मोटर वायर से मिलकर बना होता है, तो हर एक वायर अगर कुंडली का आकार ले ले, घुमावदार बना दे, तो वो एज इंडक्टर वर्क करता है। तो एक्चुअली जब मोटर वर्क करता है तो उसमें लैगिंग पावर फैक्टर आना चाहिए। तो लेकिन अगर हमारा मोटर एज ए यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो आर्मेचर का करंट है वो बहुत ही कम है, डिक्रीमेंट वाला है, तो जिस कारण से वो यूनिटी पावर फैक्टर में काम करेगा। तो द आर्मेचर करंट इज मिनिमाइज। जब आर्मेचर का करंट मिनिमाइज होगा उस टाइम यूनिटी पावर फैक्टर की तरह काम करेगा। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी। अब 63 सवाल देखिए, पूछा चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर चेंजेस। बोल रहा है अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर का डीसी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, फ्लक्स लाने के लिए या फील्ड बनाने के लिए जिस सोर्स का यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का काम होता है सर्किट में फ्लक्स को लाना। जो जो पावर सप्लाई मैग्नेटाइजिंग करंट को फ्लो करवाता है उसको हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझना है। तो बोल रहे हैं कि जब डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर का चेंज करेंगे या चेंज होगा, तो चेंज करेंगे तो हमारा क्या चेंजेस आएगा, अप्लाई वोल्टेज ऑफ द मोटर, मोटर स्पीड, पावर फैक्टर ऑफ मोटर, पावर फैक्टर ऑफ पावर ड्रॉन बाय द मोटर, एनी ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। तो बोल रहे हैं कि जब हम लोग डीसी एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा चेंजेस। तो 63 का आंसर हो जाएगा हमारा पावर फैक्टर ऑफ पावर ड्रॉ बाय द मोटर चेंजेस। मतलब पावर फैक्टर जो है, जो मोटर का पावर, तो मोटर के पावर द्वारा जो पावर फैक्टर लिया जा रहा था वो चेंज हो जाएगा। देखिए पावर फैक्टर का सीधा सीधा रिलेशन होता है मैग्नेटाइजिंग करंट से। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट में कुछ भी छेड़छाड़ हुआ तो पावर फैक्टर में हमारा छेड़छाड़ स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लोग छेड़ेंगे तो पावर फैक्टर इंक्रीज होगा, नहीं तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज कब होगा, जब मैग्नेटाइजिंग करंट डिक्रीज होगा तो पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज होता है। और यही मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या बोलते हैं, फील्ड करंट। तो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच रिलेशन को हम लोगों ने इन्वर्स भी कर्व के द्वारा आपको समझाया है। वो किसमें, वो थ्योरी वाली वीडियो में। अगर आप थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ 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 वो वीडियो जरूर देखें। वो वीडियो देखने के बाद आज का जितना भी एमसीक्यू है आप चुटकी में सॉल्व करोगे। तो प्लीज़ अपने आप से धोखाधड़ी मत करो, जाके वो वाली वीडियो जरूर देखो, थ्योरी वाली। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा 63 का आंसर हो जाएगा सी। अब 64 नंबर सवाल देखते हैं। 64 का सवाल है हमारा, फाइल स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर बाय इंडक्शन मोटर एक्शन फील्ड वाइंडिंग इज यूजुअली। तो फील्ड वाइंडिंग देखिए बोल रहा है कि जब हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, सॉरी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल या इंडक्शन मोटर का हेल्प लिए हैं। हेल्प लिए हैं मतलब क्या, इंडक्शन मोटर जिस प्रिंसिपल से वर्क करता है उस प्रिंसिपल का हेल्प लिए हैं, मतलब केज लगाए हैं या डैम्पर वाइंडिंग लगा के स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता नहीं है, जिस कारण से हम उसको एज ए इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फिगर मैंने आपको दिखाया भी है पीछे वाली वीडियो में, तो वहाँ पीछे वाली वीडियो देखें फिर ये देखिएगा। तो अगर आप कंटिन्यू है तो आपको पूरा समझ में आएगा, अगर आप कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो सिंक्रोनस मोटर को हम लोग इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल से पहले स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम से फील्ड का वाइंडिंग होता है। फील्ड का वाइंडिंग में कौन सा सप्लाई होता है, डीसी। देखिए ये सारा चीज़ का डिस्कशन थ्योरी वीडियो में मैंने किया है, तो थ्योरी वीडियो जरूर देखें, ठीक ना। तो फील्ड वाइंडिंग में हम लोग डीसी सप्लाई देकर रखते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट बाय लो रेजिस्टेंस। तो बोल रहा है कि जब हम लोग, अगर हम लोग स्टार्ट करें सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन प्रिंसिपल से, एक्शन से, ठीक ना, तो फील्ड वाइंडिंग यूजुअली, फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है बाय लो रेजिस्टेंस। तो हमारा 64 का आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग जिस टाइम हम लोग इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल से सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करेंगे उस टाइम फील्ड वाइंडिंग का कोई वर्क नहीं रहता। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग तभी वर्क करेगा क्योंकि उसके साथ में डीसी जनरेटर लगा हुआ है। डीसी जनरेटर सप्लाई तभी देगा जब साफ्ट घूमेगा। तो जब इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल से साफ्ट घूमना चालू होता है तो डीसी मोटर भी घूमना चालू होता है। डीसी मोटर सप्लाई देना चालू कर देता है फील्ड वाइंडिंग में। तो फील्ड वाइंडिंग में जैसे ही सप्लाई देना चालू करेगा तो हमारा रोटर मैग्नेट बन जाता है और वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से लॉक्ड हो जाता है और घूमने लगता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल सिंक्रोनस मोटर का। तो 64 का हो गया हमारा बी। अब 65 सवाल देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल बी यूज इन इलेक्ट्रिकल क्लॉक। तो देखिए क्लॉक में क्या है, कांस्टेंट स्पीड का जरूरत होता है। अब कांस्टेंट स्पीड कौन देता है, क्योंकि क्लॉक जो रोटेट करेगा उसका स्पीड में फ्लक्चुएशन होगा तो सही टाइम नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड से रन करेगा तभी सही टाइम दिखा पाएगा, 12 यहाँ 3 यहाँ 6। तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा तभी ना दिखा पाएगा एक्यूरेट टाइम। तो उसके लिए हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो हम लोग कौन सा एसी सिंक्रोनस मोटर का यूज करेंगे। तो 65 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 66 सवाल देखिए, क्या पूछा, इफ इन ए सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग मैकेनिकल लोड एंड ड्राइंग करंट at lagging power factor from constant voltage supply, its field excitation is increased, then its power factor। देखिए पूरा का पूरा अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ रहे हैं और सिंपल सा आपको पता चल गया कि फील्ड का एक्साइटेशन इज इंक्रीज, मतलब फील्ड करंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर हमेशा डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि देखिए फील्ड करंट जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, क्योंकि फील्ड करंट से ही ना हमारा फ्लक्स आता है। अब फ्लक्स लाने के लिए हमको करंट का वैल्यू बढ़ाएं तो फ्लक्स आया, क्योंकि आई एफ से आएगा हमारा फाई। अब फाई को बढ़ाने के लिए हमारा लैग, जितना ज़्यादा करंट को बढ़ाएंगे उतना लैग होता जाएगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में क्या लगा, कॉयल लगा हुआ, कॉयल से जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे वो लैगिंग लोड की ओर भागेगा। तो यहाँ वोल्टेज है तो ये उतना लैग करता जाएगा ना करंट हमारा वोल्टेज से। तो जितना ज़्यादा लैग करेगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर लो होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लैगिंग लोड होगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो देखिए इसका ओवरऑल एक बार आपको समझा देते हैं कि क्या बोला सवाल। बोला सिंक्रोनस मोटर जो है मैकेनिकल लोड को ड्राइव कर रहा है और करंट को ड्रॉ कर रहा है लैगिंग पावर फैक्टर की तरह। मतलब एक लोड को सप्लाई कर रहा है सिंक्रोनस मोटर, एक लोड को चला रहा है और वो क्या बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर का करंट को ले रहा है। मतलब इस इंडक्टर में कॉइल लगा हुआ इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर करंट ले रहा है फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। जो सप्लाई दिया हुआ उस सप्लाई से वो लैगिंग पावर फैक्टर ले रहा है। अगर इसका फील्ड एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर जो है वो बिकम लेस हो जाएगा। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी।
बिकम लेस। अब देखिए दूसरा सवाल 67 सवाल पूछ रहा है, ए सिंक्रोनस मोटर इंस्टॉल्ड एट द रिसीविंग एंड सबस्टेशन ऑपरेट विद सच एज एक्साइटेशन दैट इट टेक्स पावर एट लैगिंग पावर फैक्टर। नाउ इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर गोज डाउन द पावर फैक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर विल बी। बोल रहा है कि देखिए सवाल बोल रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो इंस्टॉल किया हुआ रिसीविंग एंड में, मतलब सब स्टेशन है, सब स्टेशन का रिसीविंग एंड में एक सिंक्रोनस मोटर लगा हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है वो जो एक्साइटेशन ले रहा है, मतलब जो रोटर में हम लोग एक्साइटेशन जो डीसी सोर्स दिए हैं, ये जो लोड है वो लैगिंग पावर फैक्टर दे रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर का करंट ले रहा है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि कॉइल लगा हुआ तो लैगिंग पावर फैक्टर ही देगा। इट्स टेक लैगिंग पावर फैक्टर। नाउ इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। अब बोल रहा है कि इस मोटर में, ये मान लीजिए ये मोटर है, इस मोटर में हम लोग सप्लाइड वोल्टेज जो दे रहे थे 3 फेज का, वो क्या होता है, वो डाउन मतलब डिक्रीज होने लगा, ठीक। द पावर फैक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर विल बी। तो देखिए ये अगर आप, हमने एक बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आप वो समझ गए हैं तो ये वाला सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। अब देखिए जब यहाँ पे डीसी सप्लाई दिया हुआ है तो ये रोटर में मैग्नेट रोटर को बना दिया। अब वोल्टेज दिया हुआ था तो एनएस स्पीड से इसका मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था, अब लॉक्ड हो गया था, रनिंग कंडीशन में है। अब इस सप्लाई को हम लोग घटा दिए, तो हम लोग भी नेट के बारे में बैक ईएमएफ का थ्योरी जो पढ़ाए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वीडियो देखिएगा जाके, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जब नेट वोल्टेज क्या होगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ईबी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्योंकि देखिए अब अगर इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ईबी जो है बड़ा हो जाएगा, मतलब भी से बड़ा हो जाएगा ईबी। तो जब ईबी भी से बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। तो अगर हमारा ये अप्लाइड वोल्टेज जो है यहाँ पे अगर ये डिक्रीमेंट हुआ तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 67 का आंसर हो जाएगा सी, इंप्रूव्ड, ठीक। अब 68 नंबर सवाल, अगर आपको ये अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखें, वहाँ मैंने बैक ईएमएफ के बारे में डिटेल से चर्चा किया है, ठीक है। अब 68 नंबर सवाल देखिए, वाइल स्टार्टिंग सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर, देखिए रोटर का टाइप भी बताया जाके, तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, थ्योरी देखिएगा तो आपका सवाल खुद ब खुद बनेगा। वाइल स्टार्टिंग सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर बाय इंडक्शन मोटर एक्शन। बोल रहा है कि सेलियंट पोल है। अब सेलियंट पोल कौन सा था, जिसमें यूनिफॉर्म एयर गैप था ना। तो इसका टाइप भी पढ़ाया है कि टाइप क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जरूर देखें। ये सेलियंट पोल हुआ, इसको प्रोजेक्टेड पोल भी कहते हैं। सरकारी क्वार्टर वगैरह में, सरकारी कोई भी कहीं भी सरकारी कार्यालय में आप जाइएगा तो बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है इसी टाइप का, जो बहुत ही लो स्पीड से घूमता है। तो बोल रहा है कि हम इंडक्शन एक्शन से इस सेलियंट पोल टाइप का जो हमारा सिंक्रोनस मोटर था उसको इंडक्शन प्रिंसिपल से हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड कनेक्टिंग फील्ड डिस्चार्ज रेजिस्टेंट अक्रॉस फील्ड। और बोल रहा है कि अगर हम लोग सिंक्रोन सेलियंट पोल टाइप का सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और हम लोग इसका इस मोटर का जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसका उसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, डिस्चार्ज रेजिस्टेंस, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस होगा एज ए इंडक्शन टॉर्क के द्वारा। और उसके बाद इंडक्शन मोटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क आएगा तो इंडक्शन प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडक्शन टॉर्क ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंडक्शन मोटर टॉर्क इन फील्ड वाइंडिंग, ये भी सही होगा। इंडक्शन मोटर टॉर्क इन डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग में जो है इंडक्शन मोटर टॉर्क रहेगा। उसके बाद फील्ड वाइंडिंग में भी क्या रहेगा, इंडक्शन मोटर टॉर्क रहेगा। एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस भी होगा, एडी करंट और हिस्टेरेसिस टॉर्क इन अ पोल फेस, ठीक ना। जब लॉस होगा तो वही वाला करंट जो है टॉर्क में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि टॉर्क आई ए आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो भी करंट फील्ड से या आर्मेचर से होके जाएगा तो उसमें क्या होगा, एडी करंट से हमारा टॉर्क आ जाएगा, ठीक। रिलैक्टेंस मोटर टॉर्क ड्यू टू सिलियंसी ऑफ द रोटर। तो जो रिलैक्टेंस मोटर टॉर्क है वो सिलियंसी ऑफ द रोटर में आएगा। ऑल ऑफ एबव मेथड, तो हमारा 68 का आंसर हो जाएगा ई, कि सारा मेथड का जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा सारे मेथड से होगा। तो 69 सवाल देखिए, आर्मेचर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज कीप्ड फिक्स्ड बिकॉज। बोल रहा है कि आर्मेचर जो है सिंक्रोनस मशीन का वो फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए उसको रोटेटिंग इसलिए नहीं रखा जाता, फिक्स्ड इसलिए रखा जाता है ताकि आर्मेचर जो है वो हैवी करंट फ्लो करवाता है, और हैवी करंट जहाँ से फ्लो होगा वहाँ का वाइंडिंग भी हैवी होना होगा, मोटा होगा, उसके बाद ज़्यादा होगा। और उसके बाद अगर हम लोग इसको स्टेशनरी नहीं रखेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्लिप रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद रोटेटिंग पार्ट से इनपुट आउटपुट लेने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आर्मेचर का जो वाइंडिंग है उसको हम लोग फिक्स्ड रखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन द रोटर। तो ऑप्शन बोल रहा है कि आर्मेचर का वाइंडिंग को हम लोग फिक्स्ड क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इसके कारण से क्या होता है फायदा, कि जो नंबर ऑफ स्लिप रिंग का रिक्वायरमेंट होता है रोटर में वो घट जाता है। आर्मेचर ये एसोसिएटेड विद लार्ज पावर एज कम्पेयर टू द फील्ड सर्किट। फील्ड सर्किट में ज़्यादा करंट की जरूरत नहीं होता, क्योंकि फील्ड सर्किट को सिर्फ फ्लक्स लाने का जरूरत होता है, तो ज़्यादा फ्लक्स जितना जरूरत होता है फ्लक्स का उतना छोटा बाइंडिंग से ही हो जाता है एज कम्पेयर टू आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो वो आर्मेचर जो है वो लार्ज पावर एज कम्पेयर टू फील्ड सर्किट, मतलब फील्ड में जितना पावर की जरूरत होता है उससे ज़्यादा पावर आर्मेचर में जरूरत होता है, इसलिए हम लोग उसको फिक्स रखते हैं कि ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा वाइंडिंग करना पड़ेगा ना। ऑफ डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन द रोटर। अब जब वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग में करंट ज़्यादा है, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे इंसुलेशन करने में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि रोटर में रहेगा तो इंसुलेटिंग प्रोवाइड करने में भी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ऑल ऑफ एबव रीजन, इस सभी रीजन के कारण हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को फिक्स रखते हैं। तो हमारा 69 का आंसर हो जाएगा डी। अब 70 सवाल क्या पूछ रहा है, इफ एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद ए कांस्टेंट लोड इज डिक्रीज। बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का जो एक्साइटेशन है कांस्टेंट लोड। अब देखिए बोल रहा है कि जब हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है वो कांस्टेंट लोड के साथ रोटेट कर रहा है, उसका एक्साइटेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब जो हम लोग फील्ड में सप्लाई दिए हैं वो अगर डिक्रीज हो जाए, फील्ड का सप्लाई, फील्ड में जो डीसी सप्लाई देकर रखते हैं, अगर वो डिक्रीज हो जाए तो हमारा वो डिक्रीज हो जाए फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू, इग्नोरिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक ना। तो इट्स लीड्स टू, देखिए तो हम लोग फील्ड तो क्या होगा, फील्ड करंट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है, फील्ड करंट और कॉस फाई में क्या डिफरेंस आएगा, और हमारा आर्मेचर करंट में क्या डिफरेंस आएगा फील्ड। तो देखिए ये होता है वी कर्व, ये होता है इन्वर्स वी कर्व। अगर फील्ड करंट डिक्रीज होगा
तो देखिए डिक्रीमेंट टाइप में क्या, जब फील्ड करंट लो होता है तो कॉस फाई भी बढ़ता है, आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो हमारा दोनों चीज़ बढ़ेगा, मतलब आर्मेचर का करंट भी और हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है, क्योंकि देखिए फील्ड का करंट घटा तो कॉस फाई तो बढ़ेगा ही, पावर एंगल बढ़ गया। अब फील्ड का करंट जब लो होता है तो उस टाइम आर्मेचर का करंट भी हाई होता है, ठीक, जो स्टेटर में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा ए। अब 71 सवाल देखिए, क्या पूछा, व्हेन थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज सप्लाइंग जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। बोल रहा है कि थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर है वो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड को सप्लाई दे रहा है। द आर्मेचर फील्ड अफेक्ट द मैन फील्ड इन द फ्लोइंग वे। बोल रहा है आर्मेचर का जो फील्ड है वो मैन फील्ड को किस वे में इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा इन सब में से। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है एग्यूमेंट इन डायरेक्टली अपोजिट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और नॉन ऑफ एबव। तो 71 का आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्टली अपोजिट, ठीक ना। तो जब हमारा थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड पे वर्क कर रहा है या वर्क करवा रहा है, तो आर्मेचर का जो फील्ड है वो मैन फील्ड को कैसे अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अपोज करेगा, ठीक है। तो 71 का आंसर हो जाएगा बी। 72 सवाल देखिए क्या पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन, स्टेबिलिटी जो है सिंक्रोनस मशीन का डिक्रीज विद इंक्रीज इन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन इंक्रीज करें तो कॉस फाई हमारा डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन हमारा 72 का। उसका दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स एक्साइटेशन। तो देखिए स्टेबिलिटी जो है ना, जितना ज़्यादा एक्साइटेशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होता है मशीन, ठीक। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स एक्साइटेशन, तो हमारा 72 का आंसर हो जाएगा बी। अब 73 सवाल देखिए, पूछा था पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज बेटर देन दैट ऑफ इंडक्शन मोटर बिकॉज। बोल रहा है कि पावर फैक्टर जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का बेटर क्यों होता है जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इंडक्शन मोटर से, क्यों मतलब सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर से बेटर क्यों होता है, क्योंकि स्टेटर सप्लाई इज रिलीव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि हम लोग थ्री फेज सप्लाई दिए, तो यहाँ पे रोटर क्या है, यहाँ पे रोटर में वाइंडिंग है जो शॉर्ट सर्किट है, तो यही वाला मैग्नेटिक, ये थ्री फेज सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होता है इस रोटर में करंट फ्लो करवाने के लिए। तो जिस कारण से क्या होता है ना, पावर फैक्टर, क्योंकि एयर गैप आया तो स्लीप आ जाता है, तो जिस कारण से क्या होता है पावर फैक्टर भी लो होता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जो हम सप्लाई दिए हैं वही रिस्पॉन्सिबल होता है रोटर को घुमाने के लिए। अब हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है, इंडक्शन मोटर में ऐसा होता है, अब सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि फील्ड में अलग से हम लोग सप्लाई देकर रखेंगे डीसी, और हम लोग स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड से जो घूम रहा है उसको हम लोग अलग से सप्लाई देकर रखे हैं एसी। तो एसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग उसको रोटर में कुछ काम करना होगा। तो एसी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये फ्रीडम है, फ्री होकर घूम रहा है, इसको कोई काम नहीं है। अब रोटर में अलग से सप्लाई दिया है, रोटर में जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी फ्री है किसी और झंझट से, तो जिस कारण से क्या होता है ना पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई दिए हुए हैं एसी, इसका मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता रोटर को घुमाने के लिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लॉकिंग करके रोटर को घुमाता है, लेकिन रोटर में करंट फ्लो करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रोटर में करंट फ्लो करवाने के लिए हम अलग से बैटरी लगाते हैं, तो जिस कारण से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी घटा हुआ रहता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का, तो अच्छा और बेटर रिस्पॉन्स देता है और पावर फैक्टर भी बेस्ट बेटर देता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि स्टेटर सप्लाई रिलीफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो सिंक्रोनस मोटर में जो स्टेटर का सप्लाई है वो रिलीव्ड होता है, मतलब आज़ाद होता है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का रोटर में, ठीक। तो 73 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब 74 सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब 74 सवाल पूछ रहा है इफ सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग अ गिवन मैकेनिकल लोड एंड ड्राइंग करंट एट ए लीडिंग पावर फैक्टर फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज इट्स पावर फैक्टर। बोल रहा है कि अगर सिंक्रोनस मोटर, अब बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो है एक मैकेनिकल लोड को ड्राइव कर रहा है, अब उस मैकेनिकल लोड को चला रहा है, ठीक। अब उस और क्या कर रहा है, लीडिंग हमारा जो करंट है वो लीडिंग है, मतलब इसका मतलब ई बी का वैल्यू जो है वो बड़ा है भी से, ठीक है, लीडिंग तभी होगा फ्रॉम द कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। अब सप्लाई जो दिया हुआ वोल्टेज ये जो सप्लाई वो कांस्टेंट है और हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में वर्क कर रहा है, इसका मतलब ई बी बड़ा है, क्योंकि वी नेट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वी माइनस ई बी, ठीक ना। अब वो आगे क्या बोल रहा है, वोल्टेज इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज। अब फील्ड का एक्साइटेशन बोल रहा है इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए ई बी डिपेंड किस पे करता है, फाइव पे, एन इंटू फाइव पे, लेकिन एन तो कांस्टेंट होता है इसलिए सिंक्रोनस मोटर में तो डायरेक्टली फाइव पे डिपेंड करेगा, और फाइव डिपेंड करता है फील्ड एक्साइटेशन में, जो एक्साइटेशन हम दिए हुए हैं डीसी बैटरी के द्वारा, ठीक। अब बोल रहा है इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो इसको इंक्रीज करेंगे फाइव इंक्रीज होगा, फाइव इंक्रीज होगा तो ई बी इंक्रीज होगा। अब ई बी इंक्रीज होगा, सॉरी क्या बोल रहा है, इंक्रीज इट्स पावर फैक्टर। तो अगर हमारा ई बी इंक्रीज, ई बी पहले से बड़ा है, तो क्या बोलते हैं अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर में क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या होगा, बिकम मोर, बिकम लेस, रिमेन अनचेंज और नॉन ओवर। तो देखिए हम लोग कॉस फाई पावर फैक्टर और फील्ड के बीच रिलेशन पढ़े हैं थ्योरी वाला लेक्चर में, अगर आप थ्योरी वाला नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन्वर्स भी कर्व के बारे में यहाँ बात हो रहा है। तो देखिए अब बोल रहा है कि जो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में मशीन वर्क कर रहा है, मतलब मशीन यहाँ पे वर्क कर रहा है लीडिंग में, ठीक, ये कॉस फाई है और ये फील्ड करंट है। अब बोल रहा है कि अब वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर में वर्क, मशीन यहाँ पहुँच गया है, मशीन अगर यहाँ रहता तो कुछ और प्रॉब्लम होता, लेकिन मशीन लीडिंग में आ चुका है, तो अगर हम लोग फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाएंगे ना तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं। ये चीज़ याद रखना, ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये सारा चीज़ का डिस्कशन इन्वर्स कर का हमने थ्योरी वाला जो लेक्चर डाला उसमें किया है, तो वो जरूर देखें। तो क्या होगा, बिकम लेस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 74 का बी, ठीक। अब 75 सवाल क्या पूछ रहा है, सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन। बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो वर्क कर रहा है नॉर्मल एक्साइटेशन में, ठीक। व्हेन द लोड इज इंक्रीज, अब लोड इंक्रीज हो जा रहा है तो द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय इट्स इंक्रीज बिकॉज। बोल रहा है कि जो आर्मेचर में करंट है वो बढ़ने लगा, क्यों, किस कारण से, तो जो हमारा
तो देखिए ये वाला भी बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला वी नेट बताया है मैंने थ्योरी वाली लेक्चर में, अगर आप वो देखें तो आसानी से बना दीजिएगा कि वहाँ पर हम लोग पढ़ाए थे वी नेट इक्वल टू क्या था, वी माइनस ई बी सप्लाई वोल्टेज ये बैक ईएमएफ। अब देखिए सवाल पूछा है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो नॉर्मल एक्साइटेशन में रन कर रहा है, मतलब एक्साइटेशन जो है दिया हुआ है, जो नॉर्मल दिया हुआ है, मतलब रेटेड दिया हुआ है, व्हेन द लोड इज इंक्रीज। अब देखिए लोड जैसे ही सिंक्रोनस मोटर किसी भी मोटर में लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड को वो डिक्रीज करेगा। ठीक, अब स्पीड ई बी जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है एन इंटू फाइव। अब स्पीड डिक्रीज होगा तो ई बी भी डिक्रीज होगा। अब जब स्पीड कांस्टेंट होता था तो उसको कांस्टेंट मानते थे, लेकिन यहाँ स्पीड में वेरिएबल स्पीड आ चुका है, मतलब लोड बढ़ाए तो स्पीड घट बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं रहा। तो ई बी किस पे डिपेंड हो जाएगा, लोड में। तो जैसे स्पीड डिक्रीज होगा, लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगा, तो ई बी को डिक्रीज करेगा। अब ई बी डिक्रीज होगा तो ई बी तो चाहेगा ना कि हम कांस्टेंट बना रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या करेगा, ई बी को बढ़ाना है। तो ई बी डिपेंड कर रहा है फाई में भी। तो ई बी कैसे बढ़ेगा, जब हम लोग फाई को बढ़ाएंगे, क्योंकि एन तो डिक्रीज हो रहा है तो इसको तो हम घटा बढ़ा नहीं, ये तो घटेगा ही, इसको बढ़ा तो नहीं सकते, तो लास्टली हमारे पास बचा फाई। अब फाई को बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, फाई को बढ़ाने के लिए हमको फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। अब फील्ड बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ेगा, तो ई बी को हम फिर जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में लाने की कोशिश अगर करेंगे तो हम फाई को बढ़ाएंगे, और फाई फील्ड करंट से बढ़ेगा, मतलब एक्साइटेशन से बढ़ेगा। अब देखिए जब ई बी इतना तो था कि अगर हमको स्पीड को उसी कंडीशन में लाना है, एक्चुअली मोटर स्पीड को उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है, तो वो फील्ड करंट को बढ़ाएगा। लेकिन हमारा सवाल उतना दूर नहीं जा रहा, हमारा सवाल पूछ रहा है कि अगर हमारा लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो ई बी घटेगा। ठीक, तो इस कारण से क्या होता है, हम लोग जानते हैं भी जो हमारा नेट वोल्टेज है वो होता है भी माइनस ई बी। अगर ई बी जीरो हो जाए ना तो हमारा नेट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, जो हम लोग चाहते हैं। अब ई बी घटने लगा तो हमारा नेट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जिस टाइम ई बी का वैल्यू कुछ था, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब वर्क कर रहा था तो ई बी एक पार्टिकुलर वैल्यू लेके रखा था, तो वो नेट वोल्टेज को क्या, मतलब जो हम लोग अप्लाइड वोल्टेज दिए थे उसको घटा दिया था, तो नेट वोल्टेज हमारा डिक्रीमेंट हो चुका था ड्यू टू ई बी। अब ई बी घटने लगा तो नेट वोल्टेज उस टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ये नहीं सोचना है कि ई बी घट रहा है तो नेट वोल्टेज भी घटेगा, नहीं। नेट वोल्टेज तभी ना आया जब ई बी आ गया। ई बी अगर नहीं आता सर्किट में तो सिर्फ सप्लाई वोल्टेज रहता, तो सप्लाई वोल्टेज में कोई डिक्रीमेंट आता नहीं आता। अब सप्लाइड वोल्टेज क्या हुआ, ड्यू टू ई बी घट चुका था इसलिए नेट वोल्टेज घटा घटा था। लेकिन ई बी अब घटने लगा तो नेट वोल्टेज उस टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब रनिंग कंडीशन में जो नेट वोल्टेज मिलता है वो घटा हुआ नेट वोल्टेज रहता है। नेट वोल्टेज क्या है, इसी वोल्टेज का एक पार्ट है। अब नेट वोल्टेज रनिंग कंडीशन में घटा हुआ रहता है, लेकिन जब हमारा ई बी घटने लगा तो नेट वोल्टेज बढ़ने का कोशिश करेगा, कहाँ तक जाएगा, जितना भी का वैल्यू, मतलब ऑरिजिनली भी तो यही है ना ऑरिजिनल, तो ऑरिजिनल वैल्यू तक जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा क्या होगा, नेट वोल्टेज जो है आर्मेचर का वो इंक्रीज होगा। नेट वोल्टेज कहाँ पे देते हैं, आर्मेचर में नहीं देते हैं ना, भी सप्लाई वोल्टेज, तो 75 कैंसिल हो जाएगा हमारा डी। 76 हाँ 76 सवाल देखिए, इफ वन फेज ऑफ द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड मोटर। तो अगर हमारा क्या बोलते हैं, अगर सिंक्रोनस मोटर का कोई भी थ्री फेज सप्लाई जो दिया हुआ है इसमें से कोई भी सप्लाई अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 76 का ए, क्योंकि स्टार्टिंग में एज ए इंडक्शन मोटर वर्क करना चाहिए। अब इंडक्शन मोटर में क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अब दो सप्लाई से तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ नहीं पाएगा, क्योंकि थ्री सप्लाई रहेगा तभी आएगा। अब दो फेज शॉर्ट सर्किट हो गया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही डेवलप नहीं हो पाए तो मोटर घूमेगा नहीं, ठीक है। तो रिफ्यूज टू स्टार्ट हो जाएगा। अब 77 सवाल देखिए पूछ रहा है, इफ द फील्ड सर्किट ऑफ ए अनलोडेड सेलियंट पोल मतलब कौन सा, मतलब अभी जो बना के दिखाए थे यही ना सेलियंट पोल है हमारा, जो लो स्पीड वाला होता है सरकारी जगहों में लगा हुआ। बोल रहा है कि अगर हम लोग का फील्ड इफ द फील्ड सर्किट ऑफ अनलोडेड सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर गेट सडनली ओपन सर्किट देन। बोल रहा है फील्ड सर्किट जो है सडन, मतलब फील्ड सर्किट में क्या डीसी लगा हुआ रहता है। अब बोल रहा है ये सप्लाई सडनली मतलब कट आउट हो गया है, सडनली ओपन सर्किट हो गया, मतलब जो सप्लाई जा रहा था वो जाने नहीं लगा डीसी, तो ये मैग्नेट नहीं बनेगा। मैग्नेट नहीं बनेगा तो क्या होगा, मोटर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो 70 का हो जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर फील्ड का सप्लाई अगर ये मैग्नेट नहीं बन पाया तो लॉकिंग ही नहीं होगा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, सब लॉक्ड ही नहीं होगा तो मोटर घूमेगा ही नहीं, तो क्या होगा, मोटर स्टॉप हो जाएगा। तो 77 कैंसिल हो जाएगा हमारा बी। अब 78 सवाल देखिए अपना पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर द स्टार्टर एंड रोटर फील्ड रोटेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। बोल रहा है कि इन चारों पांचों में से कौन सा मोटर ऐसा है जिसमें रोटर, स्टेटर और रोटर का जो फील्ड है वो एक साथ रोटेट करता है, तो वो कौन सा, सिंक्रोनस मोटर में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 78 का क्या हो जाएगा डी। अब 79 सवाल देखिए क्या पूछा था, स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। बोल रहा सिंक्रोनस मोटर का स्पीड इंक्रीज एज द लोड इंक्रीज। बोला कैसे इंक्रीज होगा, अगर हम लोग लोड को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज एज द लोड डिक्रीज डिक्रीज होगा, अगर लोड को डिक्रीज करेंगे तो रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट या नॉन होगा। तो सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट स्पीड, तो हमारा क्या है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सिंक्रोनस मोटर का जो है स्पीड वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो 79 का हो जाएगा सी। अब 80 सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, ए रोटेटरी कन्वर्टर इज कैन ऑल्सो बी रन एज ए। तो रोटेटरी कन्वर्टर जो होता है वो हमारा 80 का आंसर हो जाएगा, कि पूछ रहा है कि रोटेटरी कन्वर्टर जो होता है वो ऑल्सो ऑल्सो भी रन एज है, तो वो रोटेटरी कन्वर्टर जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करता है, ठीक। तो हमारा 80 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 81 सवाल देखिए क्या पूछा था, मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में मैक्सिमम जो है स्पीड वेरिएशन हम लोग कितना करवा सकते हैं। तो हम लोग जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है उसमें कितना हम लोग स्पीड का वेरिएशन करवा सकते हैं, तो हमारा 81 का आंसर हो जाएगा जीरो। क्योंकि देखिए सिंक्रोनस मोटर क्या है, उसका स्पीड होता है कांस्टेंट, तो हम लोग उसका स्पीड को वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ वेरी कहाँ से करेगा, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो उसका स्पीड वेरिएशन कितना होना चाहिए, जीरो। कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए स्पीड में, एकदम एक समान स्पीड से घूमना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, 81 का हो जाएगा ई। 82 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस कैन बी मेजर बाय कंडक्टिंग इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन ए सिंक्रोनस मोटर। बोल रहा है कि हम लोग
कंडक्टिंग इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो सिंक्रोनस मोटर में करते हैं, तो किस चीज़ का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फेस टू फेस वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग टू अर्थ फ्रेम, रोटर वाइंडिंग टू अर्थ फ्रेम, मतलब स्टेटर में जो वाइंडिंग है उसका और अर्थ के बीच का रेजिस्टेंस को निकालने के लिए करते हैं, या रोटर स्टेटर वाइंडिंग है अर्थ से, या रोटर में जो वाइंडिंग लगा हुआ उसका और अर्थ के बीच, या फेज फेज टू फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मतलब या जो फेज लगा हुआ है उसके बीच का रेजिस्टेंस, या ऑल ऑफ एबव। तो हम लोग जो कंडक्टिंग इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो सिंक्रोनस मोटर में करते हैं, वो हम लोग सभी चीज़ों को निकालने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, मतलब फेस टू फेज रेजिस्टेंस भी, स्टेटर टू ग्राउंड रेजिस्टेंस, रोटर टू ग्राउंड रेजिस्टेंस, या अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सभी को फाइंड आउट करना, तो हम लोग कंडक्टिंग रेजिस्टेंस टेस्ट हम लोग को सिंक्रोनस मोटर में करना पड़ेगा, ठीक। 83 सवाल है, क्या पूछा, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ए सिंक्रोनस मोटर फेल टू पुल इनटू सिंक्रोनिज्म आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड करंट। बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो है, वो सिंक्रोनस मोटर जो है पुल इनटू सिंक्रोनिज्म आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड। देखिए ये स्टेटर का जो फील्ड है वो एनएस स्पीड से घूम रहा है, यहाँ पोल बन चुका है। अब रोटर का स्पीड क्या होता है, जब हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं रोटर में, तो ये भी मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनता है, और यहाँ एन बना है, मान लीजिए इधर एस बना है स्टेटर में, तो रोटर में इधर एस बनेगा, इधर एन बनेगा, और जैसे हम लोग डीसी सप्लाई देंगे तो ये रोटर ये मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट बनेगा और इसके साथ लॉक्ड हो जाएगा, पुल हो जाता है। मतलब सिंक्रोनस, देखिए इंडक्शन मोटर की तरह जब व्यवहार करेगा तो थोड़ा सा पीछे रहेगा रोटर, और जैसे ही इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो थोड़ा जर्क करके मतलब पुल होकर इसके साथ लॉक्ड हो जाएगा, और एनएस इस स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूम रहा था उसी स्पीड से पहले एनआर स्पीड से घूम रहा था रोटर, लेकिन अब रोटर जो है एनएस स्पीड से घूमने की कोशिश करेगा जैसे डीसी सप्लाई देंगे, तो जाके पुल हो जाता है, ठीक। तो वही सवाल पूछ रहा है कि किस रीजन के कारण जो ये जर्क करके लॉक्ड होता है वो लॉक्ड नहीं होगा, अगर हम लोग डीसी फील्ड करंट दिए भी हैं तो भी नहीं हुआ। तो तभी नहीं होगा जब डीसी सप्लाई जो यहाँ पे रोटर में हम लोग देंगे उसका वैल्यू, उसका करंट का वैल्यू जब बहुत लो होगा ना, तो अच्छा मैग्नेट बना नहीं पाएगा, जैसे अच्छा मैग्नेट बनेगा नहीं तो ये पुल अप नहीं करेगा और इसके साथ लॉक्ड नहीं होगा, ठीक। वही एनआर स्पीड से घूमता रहेगा, मतलब सिंक्रोनस इंडक्शन प्रिंसिपल से जो हम लोग इसको स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा स्लिप आता है, मतलब स्टेटर का फील्ड और रोटर का फील्ड के बीच थोड़ा सा गैप रह जाता है, उस गैप को खत्म करने के लिए हम लोग डीसी सप्लाई दिए जैसे ही ना, तो वो जर्क करके जाकर लॉक्ड हो जाता है स्टेटर के साथ, और स्टेटर जिस स्पीड से घूम रहा है उसका फील्ड उसी स्पीड से रोटर घूमने लगता है, सिंक्रोनिज्म और सिंक्रोनस मोटर कहला जाता है, ठीक। लेकिन अगर करंट ही हम यहाँ पे डीसी का करंट जो दिया हुआ इसको ही कम वैल्यू का देंगे तो अच्छा मैग्नेट बनेगा नहीं, जर्क करके लॉक्ड नहीं होगा, ठीक। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि लो शॉर्ट सर्किट रेशियो, हाई फील्ड करंट, हाई कोर लॉसेस, लो फील्ड करंट। तो अगर हम लोग फील्ड में लो करंट देंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो 83 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 84 सवाल क्या पूछा, इन सिंक्रोनस मोटर द मैक्सिमम पावर डेवलप डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। बोल रहा है कि इन चारों में से एक को छोड़ के बाकी सभी में सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम पावर डेवलप जो करता है वो डिपेंड करता है, सिर्फ एक को छोड़ के, तो किसको छोड़ के, मतलब सिंक्रोनस मोटर जो पावर डेवलप करता है ना, वो चारों में से किसी एक को छोड़ के सभी में डिपेंड करता है, तो वो कौन सा है जिसको छोड़ के, तो वो कौन सा है, रोटर एक्साइटेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सप्लाई वोल्टेज। तो हमारा 84 का आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में, रोटर का एक्साइटेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल, सप्लाई वोल्टेज, इन तीनों में जो है सिंक्रोनस मोटर का मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड करता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में मैक्सिमम पावर जो है सिंक्रोनस मोटर का डिपेंड नहीं करता, तो 84 का हो जाएगा सी। 85 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर द नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज। देखिए नेगेटिव फेज सीक्वेंस कब आएगा, बोला कि सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब आता है या रहता है, व्हेन द मोटर, जब मोटर, तो हमारा 85 का आंसर हो जाएगा कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस तभी आता है जब हमारा मोटर सप्लाई विथ अनबैलेंस वोल्टेज, ठीक। मतलब जब हम लोग सप्लाई करेंगे अनबैलेंस वोल्टेज, मतलब जो हमारा एसी वोल्टेज होता है उसके बीच का फेज डिफरेंस कितना 120 होता है, तो जब ये फेज सीक्वेंस वन, मतलब तीनों के बीच जब फेज एंगल 120 नहीं होगा तो वो अनबैलेंस सप्लाई कहलाता है, मतलब एक हो गया मान लीजिए 125, कोई बढ़ गया कोई घट गया तो ये अनबैलेंस हो जाता है इस कंडीशन में, तो अगर सप्लाई अनबैलेंस होगा तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस आता है, ठीक है। तो हमारा 85 का आंसर हो गया ए। 86 सवाल देखिए क्या पूछा, इन सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइड ऑन। तो डैम्पर वाइंडिंग बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर में कहाँ डालते हैं, तो स्टेटर का फ्रेम में, रोटर का शाफ्ट में, पोल फेस में। तो देखिए डैम्पर वाइंडिंग जो है वो हम लोग रोटर में डालते हैं, ठीक। ये मान लीजिए सेलियंट पोल है तो यहाँ पे हम लोग डैम्पर वाइंडिंग डालते हैं, तो कहाँ डालेंगे, आंसर क्या होगा हमारा 86 का आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए हमारा हो जाएगा सी। अब आप बोलेंगे रोटर साफ्ट, रोटर साफ्ट में तो नहीं ना डालते हैं हम लोग, पोल का, देखिए रोटर का जो पोल होता है, पोल का कहाँ, या तो रोटर रहता है तो रोटर आंसर मारते हैं, अगर यहाँ पे रोटर ऑप्शन है नहीं तो यहाँ दिया तो रोटर का पोल का फेस में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग डालते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो 86 का हो गया सी। अब देखिए द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर विल बी। तो 87 का क्या होगा, बोल रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सिंक्रोनस मोटर में, वर्क जब लीडिंग पावर फैक्टर में वर्क करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, ये बैक ईएमएफ कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इंड्यूस्ड तो यही ना हो रहा है। अब देखिए जब हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर में काम करते हैं तो ईबी क्या होता है, बड़ा होता है सप्लाई वोल्टेज से, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज में समझ में एसी सप्लाई जो दी है, तो लीडिंग पावर फैक्टर में बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर का जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है सिंक्रोनस मोटर में, और वो लीडिंग पावर फैक्टर में काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो मोर देन सप्लाई वोल्टेज होगा, ठीक। क्योंकि बैक ईएमएफ जब ज़्यादा होगा सप्लाई वोल्टेज से तभी लीडिंग पावर फैक्टर आता है, तो हमारा 87 का आंसर हो जाएगा ए। तो आज 90 तक करके कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज। बोल रहा है कि अगर क्या इफेक्ट आएगा अगर हम लोग लोड इंक्रीज करते हैं सिंक्रोनस मोटर का, वो मोटर का, अगर सिंक्रोनस मोटर का अगर हम लोग लोड को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, और सिंक्रोनस मोटर जो है वो नॉर्मल एक्साइटेशन इज टू
जो एक्साइटेशन है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज बोथ आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर, डिक्रीज आर्मेचर करंट बट इन इंक्रीज पावर फैक्टर, इंक्रीज आर्मेचर करंट बट डिक्रीज पावर फैक्टर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब हमारा लोड इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पीड घटेगा। अब स्पीड घटेगा तो हमारा यहाँ लीडिंग लैगिंग किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो जब स्पीड डिक्रीज होगा तो ईबी को मेंटेन करने के लिए स्पीड तो फिर से सिंक्रोनस होना चाहेगा, तो ये कांस्टेंट ही रह जाएगा। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम बढ़ा नहीं सकते, तो ईबी 5 पे डिपेंड करेगा। 5 को ही बढ़ा के हम लोग ईबी को उसके वैल्यू तक पहुंचा सकते हैं, जिस कारण से वो डिक्रीज हुआ है। मतलब लोड बढ़ा तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ एनएस, स्पीड घटेगा लोड बढ़ाएंगे तो। अब उस कारण से ईबी डिक्रीज होता है। अब ईबी को हम लोग को उसी स्पीड में, सिंक्रोनिज्म तो खोएगा नहीं मोटर, तो मोटर तो उसी स्पीड में घूमने की कोशिश करेगा। अब उस स्पीड में घूमने के लिए करंट ज़्यादा ड्रॉ करने लगेगा, तो जिस कारण से क्या होगा, फाई का वैल्यू बढ़ेगा। फाई का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट या फील्ड करंट बढ़ेगा, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। अब फील्ड करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। ठीक, तो हमारा देखिए आंसर क्या होगा कि आर्मेचर करंट इंक्रीज आर्मेचर करंट बट डिक्रीज पावर फैक्टर। तो देखिए अगर स्पीड हमारा, जब मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर तो ऑटोमेटिक है डिक्रीज होगा, तो हमारा ऑप्शन है 88 का आंसर हो जाएगा सी, कि आर्मेचर करंट जो है वो इंक्रीज होगा लेकिन पावर फैक्टर जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए 89 सवाल क्या है, द नेट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू द, बोल रहा है नेट आर्मेचर वोल्टेज जो है वो सिंक्रोनस मोटर का किसके इक्वल होता है, तो वो होता है वेक्टर सम ऑफ ई बी एंड वी, अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी, वेक्टर डिफरेंस ऑफ ई बी और वी। हम लोग जानते नहीं नेट जो वोल्टेज होता है वो क्या, वोल्टेज माइनस ई बी होता है। तो ये कौन सा अर्थमेटिक है, वेक्टर है, कौन सा होगा। तो 89 का आंसर हो जाएगा वेक्टर डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी, मतलब बैक ईएमएफ और वोल्टेज के बीच का जो वेक्टर डिफरेंस होता है वो हमारा नेट वोल्टेज होता है। तो 89 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 19 में सवाल है क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर इज। तो स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच जो रेशियो होता है वो क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में, तो वो होता है हमारा जीरो, ये याद रखना है। तो हमारा 90 का आंसर हो जाएगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ मिल सके, पूरा का पूरा आर के राजपूत। ठीक ना। और अगर आपको पीडीएफ फाइल की जरूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, ट्रिपल ई बैंक सर्च करें टेलीग्राम में, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब अगले वीडियो से मैं लिंक डाल दिया करूँगा। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखें, आपका सारा का सारा सवाल खुद ही बनाना चालू कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।